हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि वाटर का जो पाथवे होता है वो क्या होता है, तो कैसे वाटर जो है रूट में एब्जॉर्ब होता है और रूट से होते हुए वो जाइलम वेसल तक जाता है, यानी जाइलम तक जाता है और जाइलम से फिर वो वाटर जो है पूरे प्लांट को सप्लाई होता है। करेक्ट है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि वही रास्ता हमको इस लेक्चर में भी काम आने वाला है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे एपिब्लेमा सेल्स होते हैं। याद कीजिए, एपिब्लेमा सेल्स ये वही सेल है, एपिडर्मल बाहर वाले सेल है रूट के बाहर वाले सेल, जिनमें हम देखते हैं कि रूट हेयर्स होते हैं। रूट हेयर्स वाले ये सेल होते हैं, ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। पानी एब्जॉर्ब होके अब कॉर्टिकल सेल के पास जाता है। तो अब ये जो सेल होते हैं ये कॉर्टेक्स के सेल होते हैं। तो रूट एपिब्लेमा के अंदर, या एपिडर्मिस भी बोल सकते हैं आप, इसके ठीक अंदर कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, कॉर्टेक्स होता है। अब कॉर्टेक्स के इनर मोस्ट लेयर में आप देखते हैं कि एंडोडर्मिस होता है। तो यहाँ जो लेयर होती है वो एंडोडर्मिस की है, और एंडोडर्मिस में एक खास चीज है कि इसमें सुबेरिन की डिपोजिशन होती है। बराबर है, इसमें सुबेरिन का डिपोजिशन होता है। एंडोडर्मिस के अंदर पेरीसाइकिल की एक लेयर होती है, पेरीसाइकिल। बराबर है। अब पेरीसाइकिल ये हो सकता है कि कंटिन्यूअस हो या पैचेस में हो, हम पैचेस में बना लेते हैं। तो अब ये पेरीसाइकिल वाली एक लेयर है, और पेरीसाइकिल से होते हुए अब ये कहाँ पे जाता है, तो ये जाता है जाइलम वेसल में। ठीक है, तो अब जाइलम वेसल की बात करते हैं। तो जाइलम वेसल कुछ इस तरीके के वेसल्स होते हैं। ठीक है, ये जाइलम का एक वेसल है, ये जाइलम का दूसरा वेसल है, मान लेते हैं ये दूसरा वेसल है, ये जाइलम का तीसरा वेसल है। तो ये जाइलम के वेसल में जाता है। ठीक है, तो पानी का रास्ता कुछ इस तरीके से है। पेरीसाइकिल को हम एक अलग कलर से ड्रॉ कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, तो पेरीसाइकिल के लिए हम एक कलर अलग से चूज करते हैं, ये है पेरीसाइकिल। तो ये पेरीसाइकिल हो गया। ठीक है, अब ये पेरीसाइकिल हो गया। तो इस तरीके से पानी का जो है ट्रांसपोर्ट होता है, हमने पढ़ा है। अगर आपको नहीं याद है तो आप एक बार फिर से समझो। ये जो है ये रूट का स्ट्रक्चर है। रूट में यहाँ पे एपिडर्मिस है ना, ये वाला एपिडर्मिस है, ये वाला। ठीक है, ये यहाँ पे कॉर्टेक्स होता है अंदर, एपिडर्मिस के अंदर यहाँ पे आप देखोगे तो ये कॉर्टेक्स होगा। ठीक है, ब्लू कलर का यही होगा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर होगा यहाँ पे एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के यहाँ पे होगा जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो देखो, पानी हमने बोला यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ, यहाँ से पानी एब्जॉर्ब हुआ। पानी एब्जॉर्ब होके अब यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ, तो इस वाले सेल का डीपीडी यानी वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, डीपीडी ज्यादा है। यहाँ पे डीपीडी कम है, टर्गर प्रेशर हाई है। पानी एब्जॉर्ब होने के कारण सेल क्या हो गया, सेल फुल गया ना, फुल गया यानी टर्जिड हो गया। ठीक है, अब ये टर्जिड सेल में से पानी इस सेल में जाएगा, फ्लैसिड सेल यानी वो सेल जिसके पास पानी कम है, जिसका डीपीडी ज्यादा है। ठीक है, तो इस वाले सेल में जाएगा, इस वाले सेल से इस वाले सेल में जाएगा जिसका डीपीडी उससे भी ज्यादा है, उससे उस वाले सेल में जाएगा जिसका डीपीडी उससे भी ज्यादा है। तो ये आगे आगे होते हुए ये फाइनली एंडोडर्मिस को क्रॉस करेगा। ठीक है, एंडोडर्मिस को क्रॉस करने के लिए उसको सिंप्लास्ट लेना पड़ता है, अदरवाइज बाहर से तो एपोप्लास्ट से चले जाता है, लेकिन अंदर तो सिंप्लास्ट लेना ही पड़ता है। फिर पेरीसाइकिल से होते हुए जाइलम में चले जाता है। बराबर है। अब इसी का मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे ये ट्रांसपोर्ट होता है। मेनली देयर आर टू वेज, दो मेथड है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे दो मेथड है जिससे पानी ट्रांसपोर्ट होता है। तो पहला मेथड, इसको हम बोलते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव का मतलब होता है विदाउट यूज ऑफ एटीपी। यहाँ पे एटीपी का यूज नहीं होता, एटीपी का यूज नहीं होता। और एक्टिव एब्जॉर्प्शन जहां पे एटीपी का यूज होता है। तो दो तरीके के यहाँ पे हम देखते हैं मैकेनिज्म है, एक जगह जहां पे एटीपी का यूज नहीं होता और दूसरी जगह जहां पे एटीपी का यूज होता है। ठीक है, अब ये डायग्राम हमने पहले भी रखी थी, अभी भी रखी है ताकि ये काम आए हमारे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन में। आप देखेंगे सबसे पहले हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो पैसिव एब्जॉर्प्शन में हम क्या देखते हैं, इट इज द मेन वे ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर थ्रू द रूट्स एंड नॉट बाय द रूट्स। यहाँ पे बोला है कि ये मेन वे है, मेन तरीका है जिससे पानी क्या करता है, पानी एब्जॉर्ब होता है रूट में। ठीक है, बट रूट खुद एब्जॉर्ब नहीं करता। यहाँ पे बोला है नॉट बाय द रूट्स, रूट खुद खुद होके एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, अपने आप पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, अपने आप पानी रूट में जा रहा है थ्रू द रूट्स। पानी का एब्जॉर्प्शन अपने आप हो रहा है थ्रू द रूट्स। ठीक है, रूट खुद से एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। तो इसको अगर हम डायग्राम से समझे तो यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे कि ये रूट हेयर है, रूट हेयर के आजू बाजू में यहाँ पे पानी है। ठीक है, 2 मिनट, तो इसको हम एक हाईलाइटर से समझते हैं। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे मान लेते हैं ये पानी है, ये पानी है। बराबर है। अब ये पानी क्या कर रहा है, ये रूट में खुद जा रहा है फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हमने यहाँ पे बोलने का मुद्दा ये है कि यहाँ पे पानी खुद ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो में। यहाँ पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, यहाँ पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन लो है।
तो पानी अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन ऑस्मोसिस हो रहा है, अपने आप ही जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम बोलेंगे कि भाई अपने आप ही जा रहा है, रूट खुद कोई एक्टिव रोल नहीं ले रहा है, रूट खुद नहीं बोल रहा है कि मेरे को एब्जॉर्ब करना है ना, तो पानी अपने आप ही जा रहा है। ठीक है, तो आपके पास कोई अपने आप ही आ रहा होगा, आप उसको बुला नहीं रहे हो, वो अपने आप ही आ रहा है, तो आपने कोई एक्टिवली एफर्ट तो लिए नहीं ना, वैसा ही है। तो यहाँ पे बोला है कि इट इज द मेन वे ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर थ्रू रूट्स। तो रूट से पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, नॉट बाय द रूट्स, रूट खुद एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, ये समझने वाला पॉइंट है। ठीक है, द ड्राइविंग फोर्स इज ट्रांसपिरेशन पुल एंड इट दस प्रीसीड्स थ्रू डीपीडी ग्रेडियंट। अब यहाँ पे बोला है कि जो ड्राइविंग फोर्स है, इसको करवाने के लिए जो रास्ता है वो ट्रांसपिरेशन पुल है। अब ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है वो भी जरा समझ लेते हैं डायग्राम से। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन पुल में हम ये देखते हैं कि मान लेते हैं ये एक प्लांट है, ये इसका रूट है। ठीक है, प्लांट में हम डायरेक्ट लीफ बना देते हैं, मान लेते हैं ये एक लीफ है प्लांट का, ये एक लीफ है। लीफ पे एक यहाँ पे ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, एक ओपनिंग होती है जिसको स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो स्टोमेटा है, ध्यान देना। ठीक है, अब ये जो स्टोमेटा है ये वाला, इस स्टोमेटा से क्या हो रहा है, रेगुलरली लीफ में से पानी लॉस होते जा रहा है, लीफ में से रेगुलरली पानी लॉस हो रहा है। अब जब रेगुलरली पानी लॉस हो रहा है तो यहाँ पे पानी रेगुलरली आते भी जा रहा है अंदर से। यहाँ कहाँ से आ रहा है, इधर कहीं से आ रहा है। यहाँ कहाँ से आ रहा है, इधर से आ रहा है। यहाँ कहाँ से आ रहा है, रूट से आ रहा है। ठीक है, तो एक एक क्या क्रिएट होता है, सक्शन प्रेशर क्रिएट हो जाए। जितना पानी इधर से लॉस होगा इसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। जितना पानी ट्रांसपीरेशन से लॉस होगा, ठीक है, उतना क्या क्रिएट होगा, पानी का एक सक्शन प्रेशर, एक सक्शन फोर्स क्रिएट होगा। ठीक है, ट्रांसपीरेशन। तो हम बोलेंगे जितना पानी ट्रांसपीरेशन से लॉस होगा उतना एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होगा, उतना रूट ज्यादा पानी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो हम बोल रहे हैं कि ये जो पैसिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है, रूट कोई एक्टिव एफर्ट नहीं ले रहा, तो ऐसा कैसे हो रहा है। ऐसा होने का कारण है कि भाई ऊपर ट्रांसपीरेशन हो रहा है, लीफ में पानी निकलते जा रहा है बाहर एटमॉस्फेयर में, और एक प्रेशर, एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होते जा रहा है, जिसके वजह से हम देख रहे हैं कि एक तरीके से आराम से पानी, रूट अपने आप एब्जॉर्ब हो रहा है पानी। ठीक है, कोई रूट को एक्टिव एफर्ट नहीं लेने पड़ रहे। और ये हम देखते हैं कि डीपीडी ग्रेडियंट की वजह से होता है। अब डीपीडी ग्रेडियंट हमने पढ़ा है कि भाई दो सेल में पानी एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है, तो कैसे जा रहा है। अगर इन दो सेल का ही एग्जांपल लेते हैं तो ये एपिब्लेमा सेल है, ये एपिब्लेमा सेल है, ठीक है, और ये कॉर्टिकल सेल है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एपिब्लेमा सेल में पानी है, एपिब्लेमा सेल में क्या है, पानी है। इसमें पानी है, इसमें पानी नहीं है, तो इसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। ठीक है, मतलब यहाँ का डीपीडी, इसमें पानी ज्यादा है तो पानी की प्यास कम हुई, वाटर की रिक्वायरमेंट कम हुई, तो इसका डीपीडी क्या है, वाटर की रिक्वायरमेंट इसकी कम है। ठीक है, इसकी वाटर की रिक्वायरमेंट क्या है, डीपीडी इसका ज्यादा है। ठीक है, ये इसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर के कंसेप्ट में भी ले सकते हैं कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है, मतलब इसमें सोल्यूट, इसमें क्या है, इसमें पानी कम है, इसमें पानी ज्यादा है, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी लो हुआ। डीपीडी का मतलब ही ऑस्मोटिक प्रेशर होता है कि उसमें भाई सोल्यूट कम है, इसमें सोल्यूट ज्यादा है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी इसका क्या होगा, ज्यादा। तो आप देखो पानी यहां से यहां मूव करता है, पानी अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करता है। मतलब पानी कहां से कहां मूव करता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। ये एक ही चीजें हैं, अलग अलग तरीके से लिखी है। ठीक है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन पानी का होना मतलब कम डीपीडी होना, कम डीपीडी होना मतलब कम ऑस्मोटिक प्रेशर होना। ठीक है, तो कम ऑस्मोटिक प्रेशर, कम डीपीडी और हाई वाटर पोटेंशियल, हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन या पोटेंशियल भी बोल सकते हो, उसी से पानी लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन पे जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस बोलते हैं। ये समझ आया होगा, इसी को आप क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ऑस्मोसिस, बराबर है, इसी को ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो यही हमने देखा कि यहाँ पे दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है पैसिव एब्जॉर्प्शन कराने के लिए। ठीक है, यहाँ पे पानी अपने आप एब्जॉर्ब हो रहा है, रूट कोई एक्टिव एफर्ट नहीं ले रहा है। दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, दो बड़े इंपॉर्टेंट फोर्सेस है। पहला इंपॉर्टेंट फोर्स है ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट प्रेशर है ट्रांसपिरेशन पुल, कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फोर्स है। ठीक है, दूसरा है कि भाई डीपीडी का ग्रेडियंट, एक डीपीडी जिसमें बहुत डीपीडी ज्यादा है और एक सेल जिसका डीपीडी कम है, तो सेल हमेशा पानी कहां से कहा जाएगा, लो डीपीडी वाले सेल से हाई डीपीडी वाले सेल में जाएगा। ठीक है, देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये पैसिव एब्जॉर्प्शन है तो इसमें कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होगा। ठीक है, एंड मूव्स अकॉर्डेंस टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे बोला है कि पानी हमेशा अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से मूव करेगा, अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपने लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं, इनको हम नाम दे देते हैं टिश्यू को। ठीक है, टिश्यू को नाम देते हैं कि भाई ये एपिब्लेमा सेल ए टिश्यू है, कॉर्टेक्स बी टिश्यू है, पेरी एंडोडर्मिस सी टिश्यू है, ठीक है, पेरीसाइकल डी टिश्यू है।
अब सेल वाइज ना जाके हम टिश्यू वाइज ले रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं पहले पानी आया ए वाले टिश्यू में पानी बहुत सारा है, अब बी वाले टिश्यू में पानी नहीं है। पानी नहीं है इसका मतलब डीपीडी क्या है, हाई। तो अब पानी इधर जाएगा। बी वाले टिश्यू में पानी आ गया, टिश्यू में मतलब पूरे सेल्स में, सारे सेल्स में आ गया। अब बी वाले सेल्स में बहुत सारा पानी आ गया तो इसका डीपीडी लो हो गया अपने आप, ठीक है। और इस वाले सेल में पानी नहीं है तो इसका डीपीडी अब हाई है। अब पानी कहाँ से कहा जाएगा, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। अब लो डीपीडी मतलब बहुत सारा पानी, मतलब ज्यादा पानी से लेके कम पानी, ठीक है, ये वाला। फिर यहां से इधर आ गया अब बहुत सारा पानी, अब पेरीसाइकिल में नहीं है, पेरीसाइकिल में जाएगा, पेरीसाइकिल से जाइलम में जाएगा, जाइलम में, ठीक है। तो इस तरीके से पानी का मूवमेंट होगा हमेशा, फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, फ्रॉम हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन। बड़ा सिंपल तरीका है समझने का। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि पैसिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है, बड़े सिंपल तरीके से हो रहा है, कोई भी इसमें एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, एनर्जी का यूज नहीं हो रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का डिस्कशन होगा यहाँ पे 98% ऑफ द टोटल वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट इज ऑकर बाय पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है, पैसिवली। तो यहाँ पे बोला है कि प्लांट में जितना भी पानी प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं उसमें से 98% 98% ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब बाय पैसिव डिफ्यूजन, मतलब उसमें प्लांट को कभी कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। और ये कब होता है, जब ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है। ट्रांसपिरेशन कब होता है, जब दिन होता है। दिन में क्यों, क्योंकि दिन में स्टोमेटा ओपन होता है। स्टोमेटा का ये जो पोर है ये दिन में ओपन होता है। तो क्योंकि स्टोमेटा का पोर दिन में ओपन होता है, दिन में ट्रांसपिरेशन होता है, पानी लॉस होते रहता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, सक्शन प्रेशर, और दिन भर जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। ये देखो, ये दिन में ड्यूरिंग डे टाइम हम देखते हैं, ये कब होता है, हम बोल रहे हैं ड्यूरिंग डे, ड्यूरिंग डे। तो ये डे टाइम में ट्रांसपिरेशन होते रहता है, मतलब डे टाइम में पैसिव डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, पैसिव एब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हैं। पैसिव एब्जॉर्प्शन कब होते रहता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग डे टाइम होता है। डे टाइम में पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि स्टोमेटा ओपन होता है, ठीक है। रात में स्टोमेटा क्लोज हो जाता है तो रात में फिर उनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, तो वो भी देखेंगे हम आगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, रैपिड ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स अ टेंशन इन द जाइलम वेसल ड्यू टू द नेगेटिव वाटर पोटेंशियल, दिस टेंशन इज ट्रांसमिटेड टू जाइलम। यहाँ पे बोला है कि बहुत सारा ट्रांसपिरेशन होता है तो पानी की बहुत जरूरत क्रिएट होती है। पानी की जरूरत क्रिएट होना मतलब वाटर पोटेंशियल क्या होना, कम होना, मतलब पानी नहीं होगा तभी तो जरूरत होगी, और पानी नहीं होगा मतलब वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो नेगेटिव वाटर पोटेंशियल हमने पढ़ा है कि जब पानी कम होता है, सॉल्यूट ज्यादा होता है, तो इसका मतलब वाटर पोटेंशियल नेगेटिव में जाता है, ठीक है। तो ये है कि रैपिड ट्रांसपिरेशन की वजह से एक जाइलम में टेंशन क्रिएट होता है, एक नेगेटिव वाटर पोटेंशियल क्रिएट होता है, जिसके वजह से टेंशन ट्रांसमिट होता है। अब ये जाइलम में भी ऐसा ही होता है, और फिर अल्टीमेटली वो रूट से पानी खींचता है, कंसिक्वेंटली वाटर इज पुल्ड अपवर्ड पैसिवली, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है वही प्रेशर ट्रांसमिट होता है जाइलम इन द रूट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायग्राम पे आते हैं फिर से। तो डायग्राम में हम क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे भाई पानी बाहर निकल रहा है, क्योंकि पानी बाहर निकल रहा है तो एक यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो रहा है। ये टेंशन क्या कर रहा है, नेगेटिव वाटर पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है। याद करो, नेगेटिव वाटर पोटेंशियल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, बराबर है, या नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। नेगेटिव साइन मतलब यहाँ पे क्या है, सोल्यूट ज्यादा है और पानी कम है, वाटरलेस है। तो सोल्यूट ज्यादा पानी कम, इस केस में हम देखते हैं नेगेटिव वाटर पोटेंशियल यहाँ क्रिएट हुआ, यहाँ नेगेटिव क्रिएट हुआ तो इसने इधर से खींचा तो यहाँ नेगेटिव हो गया। अब इसने इधर से खींचा तो यहाँ नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे फिर यहाँ से आया, ठीक है, मतलब बाहर सॉइल से आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं सॉइल से पानी कहाँ पे चला गया, रूट से कहा गया ऊपर, और ऊपर से लीफ में होते हुए लीफ से ये पानी जो है बाहर आ गया। तो एक तरीके का हमेशा सक्शन प्रेशर जो है बना रहता है पैसिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। ड्यूरिंग द पैसिव एब्जॉर्प्शन नो एटीपी इज यूटिलाइज। तो भाई ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है ना, पैसिव एब्जॉर्प्शन है, कोई एटीपी यूटिलाइज नहीं होगा। अगर होगा तो फिर इसको पैसिव क्यों बोलेंगे हम लोग, है ना भाई, बोलेंगे तू तो एक्टिव बोल लेंगे, तो पैसिव। अब पैसिव है तो फिर तो एनर्जी का यूज होगा ही नहीं ना, ये तो बोलने वाली बात नहीं हुई। नेक्स्ट, ऑब्वियसली द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज नॉट अफेक्टेड। तो भाई अब यहाँ पे क्योंकि सिंपल सी बात है, रेस्पिरेशन से एटीपी बनता है। यहाँ पे आप रेस्पिरेशन की बात क्यों हो रही है, रेस्पिरेशन से एटीपी बनता है, एटीपी की जरूरत है ही नहीं, तो लेना देना ही नहीं है ना रेस्पिरेशन से लेना देना है हमारा, ना एटीपी से लेना देना है कि भाई तुम मत करो रेस्पिरेशन। अब आपको लगता होगा रेस्पिरेशन का मतलब होता है CO2 O2 का एक्सचेंज, गलत जवाब। ऑक्सीजन अंदर जाने के बाद प्लांट में भी होता है रेस्पिरेशन, प्लांट भी ऑक्सीजन यूज करके क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं। मैंने पहले भी बताया है आपको कि प्लांट में भी रेस्पिरेशन होता है, प्लांट भी ऑक्सीजन को यूज करते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं और एनर्जी बनाते हैं। फिर से सुन लो, ऑक्सीजन को यूज करते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं, एनर्जी बनाते हैं। इसलिए तो हम बोलते हैं कि प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं। पहले प्लांट अपना फूड बनाते हैं, ग्लूकोज, ठीक है, उसको यूज करते, उसको तोड़ते ऑक्सीजन को यूज करके, और उसमें से CO2 रिलीज करते और एनर्जी बनाते।
अब ये जो एनर्जी है उनके कामों में आती है, लेकिन इस काम में तो नहीं आएगी। पैसिव एब्जॉर्प्शन में एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है, रेस्पिरेशन का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यहाँ पे बोला है ऑब्वियसली कि रेस्पिरेशन भी कोई अफेक्ट नहीं होने वाला है, रेस्पिरेशन भी अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि लेना देना ही नहीं है। इन प्लांट वाटर इज मेनली एब्जॉर्ब पैसिवली, तो प्लांट में 98% का एब्जॉर्प्शन अगर होना है तो भाई पैसिवली ही तो होना है ना। तो यही बात बार बार बोलने से तुम्हारी बात सच थोड़ी थोड़ी हो जाए, है ना, ऐसा कुछ। तो ये जो है बार बार वही चीजें बोली है, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट अब बात करते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। अब आपको लगेगा एक्टिव एब्जॉर्प्शन है तो भाई एनर्जी का यूज, ऑब्वियसली यहाँ पे एनर्जी का यूज होगा और रूट खुद अपना रोल प्ले करेगा, एक्टिव रोल प्ले करेगा वाटर को एब्जॉर्ब करने में। पहले वाले केस में हमने क्या देखा था, पैसिव एब्जॉर्प्शन में पानी तो एब्जॉर्ब होता है लेकिन रूट खुद एब्जॉर्ब नहीं करता, पानी अपने आप रूट में चले जाता है बाय डिफ्यूजन, बाय ऑस्मोसिस। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे रूट खुद पानी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, रूट खुद उसको बुलाएगा, एब्जॉर्ब करेगा। कैसे करेगा वो भी जरा देखेंगे। तो हेयर वाटर इज एब्जॉर्ब ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ रूट। ये देखो, ये स्टेटमेंट बड़ा जरूरी है। ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ रूट पानी क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। रूट सेल प्ले एक्टिव रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। रूट सेल का रोल है कि वो एक्टिवली रोल प्ले कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में, वो एक्टिवली वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। द ड्राइविंग फोर्स इज द रूट प्रेशर डेवलप। तो यहाँ पे बोला है कि ड्राइविंग फोर्स क्या है, रूट प्रेशर, जो कि आगे जाके डेवलप होगा, आगे जाके, अभी नहीं होगा, ठीक है। जैसे जैसे पानी एब्जॉर्ब होगा तो बहुत सारा पानी जब जमा हो जाएगा तो रूट में एक प्रेशर डेवलप होता है, मैंने ये भी बताया। चलो इसको भी डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। तो फिर से एक स्टेम बनाते हैं, एक रूट बनाते हैं और एक लीफ बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जाइलम बना लेते हैं। तो जाइलम में क्या है, यहाँ पे पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, पानी एब्जॉर्ब हो रहा है। अब क्योंकि ये पानी यहाँ पे एब्जॉर्ब होते जा रहा है, जमा होते जा रहा है, जमा होते जा रहा है, जमा होते जा रहा है, तो ये ऊपर के डायरेक्शन में एक प्रेशर क्रिएट करेगा, ऊपर के डायरेक्शन में एक प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है। पानी इधर भी एब्जॉर्ब हो रहा है तो इधर भी प्रेशर क्रिएट करेगा। इसी प्रेशर को रूट प्रेशर बोलते हैं। अगर मैं इस स्टेम को यहाँ से काट दूं, यहाँ से काट दूं, तो ये पानी ऊपर फेंकेगा ऐसा हल्का हल्का, ठीक है। आपने कभी किसी स्टेम को बीच में से काटा होगा, ऐसा काटा होगा बीच में से, ठीक है, ये प्लांट की स्टेम को काटा होगा तो यहाँ पे पानी जमा हुआ मिलता है ना आपको, ऐसा पानी जमा हो जाता है ये ऊपर, ठीक है। तो ये पानी जो जमा हो जाता है ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सुडेट। एक्सुडेट ये पहले भी डिस्कस किया है हमने, ठीक है। रूट प्रेशर थ्योरी में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये जो है ये एक तरीके से रूट प्रेशर के कारण है। तो यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स है वो रूट प्रेशर है। अगर आपको पूछे कि एमएचटी सीटी और नीट जैसे एग्जाम में पूछेगा कि भाई पैसिव एब्जॉर्प्शन का जो है ड्राइविंग फोर्स क्या है, तो आप बोलोगे पैसिव एब्जॉर्प्शन का ट्रांसपिरेशन पुल है, ऊपर लिखा हमने पढ़ा। नेक्स्ट, एक्टिव एब्जॉर्प्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है, तो रूट प्रेशर है, ठीक है, लिविंग सेल में डेवलप होता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑकर यूजुअली एट नाइट व्हेन ट्रांसपिरेशन स्टॉप्स। तो बड़ी कॉमन सी बात है, दिन भर में ट्रांसपिरेशन हो रहा है, दिन भर में पैसिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है। रात में ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है तो रात में एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। और स्टोमेटा क्योंकि रात में क्लोज है, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, एक सक्शन प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, तो प्लांट को खुद एफर्ट लगाने पड़ेंगे ना, खुद एफर्ट लगाने पड़ेंगे वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए। एज वाटर एब्जॉर्प्शन अगेंस्ट डीपीडी ग्रेडियंट, अभी भी पानी का एब्जॉर्प्शन डीपीडी ग्रेडियंट के अगेंस्ट, मतलब यहाँ पे अगेंस्ट बोला है, अगेंस्ट मतलब उल्टा, ठीक है। मतलब यहाँ पे पानी कैसे ट्रांसपोर्ट हो सकता है, हाई टू लो। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा हाई टू लो होगा, बताऊंगा क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे डीपीडी ग्रेडियंट के अगेंस्ट एक वर्ड आया है, अगेंस्ट डीपीडी ग्रेडियंट, ये एक वर्ड आया है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अब पानी डीपीडी ग्रेडियंट के अगेंस्ट, ग्रेडियंट यानी ये जो लो से हाई जा रहा था, ये अब उसका उल्टा जाएगा, हाई टू लो जाएगा। ये कहा जाएगा हाई टू लो जाएगा, डीपीडी के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, डीपीडी के रिस्पेक्ट में हाई टू लो जाएगा। मतलब पानी के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, लो टू हाई जाएगा, लो वाटर H2O लो टू H2O हाई, उल्टा जा रहा है, ठीक है। तो जब कोई चीज उल्टी जाती है तो उसमें एटीपी लगता है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एटीपी लगेगा, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अपोजिट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे डीपीडी ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रहा है, देयर इज एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखा है जिसको पूरी तरीके से आपकी बुक एक्सप्लेन नहीं करती, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं। यहाँ पे बोला है कि देयर इज एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी जनरेटेड थ्रू द रेस्पिरेटरी एक्टिविटी ऑफ सेल, ठीक है। तो यहाँ पे एटीपी का एक्सपेंडिचर होता है और ये रेस्पिरेटरी एक्टिविटी ऑफ सेल से जनरेट होती है। अब रेस्पिरेशन से कैसे जनरेट होती है, रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, उसके वजह से एटीपी जनरेट होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि दो तरीके से, एक ऐसी चीज दी है जो बुक में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है बट मैं करूंगा, आगे दी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन दो तरीके का हो सकता है, एक तरीका है ऑस्मोटिक और एक तरीका है नॉन ऑस्मोटिक, ठीक है। तो चलो ऑस्मोटिक देखते हैं। ऑस्मोटिक का मतलब कि भाई इसमें ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस होगा मतलब क्या,
पानी अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा। ये जो तरीका है इसमें बोला है कि ऑस्मोसिस होगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ऑस्मोसिस होगा तो पानी तो अपने हाई से लो में जाएगा। कोई चीज हाई से लो जाती है तो एनर्जी तो नहीं लगती है ना। पानी अगर हाई से लो जाएगा, हाई वाटर टू लो वाटर जाएगा तो एनर्जी तो नहीं लगेगी, बट यहाँ पे एनर्जी तो लग रही है क्योंकि ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, हमने भी पहली बार पढ़ा था तो हम भी कंफ्यूज हुए थे, तो आपको बताऊंगा मैं ये क्या क्या सीन है इसमें, ध्यान से समझो। यहाँ पे इसको देने वाले, इसको प्रपोज, ये थ्योरी को रखने वाले साइंटिस्ट थे एटकिन और प्रिस्टली। एटकिन और प्रिस्टली नाम के साइंटिस्ट ने ये थ्योरी को प्रपोज किया है ना, लड़की को नहीं, थ्योरी को प्रपोज किया। ठीक है, थ्योरी को प्रपोज किया और इन्होंने बोला कि पानी जो है वाटर से एब्जॉर्ब होता है जाइलम के थ्रू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। तो यही जैसा ऊपर हमने पढ़ा कि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मतलब अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपने लो, ये वाला, ये जो हमने मेथड पढ़ा ना, ये कि यहाँ पे पहले पानी एब्जॉर्ब हुआ हाई से लो में, फिर इसमें लो पानी है, इसमें हाई से लो पानी, सॉरी फिर से देख लेते, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर से लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर में पानी आया। अब ये सेल टर्जिड हो गया, अब इसमें पानी ज़्यादा हो गया, फिर इसके बाजू वाले सेल में पानी कम है तो अब ये यहाँ से यहाँ चले गया, फिर इसके बाजू वाले सेल में कम है तो यहाँ से यहाँ चले गया, ऐसे आगे आगे बढ़ गया। ठीक है, पीछे से पानी आगे आया तो पीछे खाली हो गया ना, तो पीछे भी फिर आगे बाहर से पानी आया। तो ये ऐसे ही ऑस्मोटिक मेथड से पानी क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। अब आप बोलेंगे इसमें तो एनर्जी नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें एनर्जी कैसे लगती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इसने बोला कि एटकिन और प्रिस्टली ने ये थ्योरी को प्रपोज किया। इन्होंने बोला कि भाई ऑस्मोटिक तरीके से पानी एब्जॉर्ब होता है एक्टिव तरीके से। ठीक है, टू क्रिएट ऑस्मोटिक कंडीशन। अब उन्होंने ये जो चीज बोली ये बड़ी जरूरी है जो बुक में एक्सप्लेन नहीं की है। यहाँ पे बोला है टू क्रिएट ऑस्मोटिक कंडीशन देयर इज एन एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। अब बोला है कि ऑस्मोटिक वे में होगा, लेकिन उसको क्रिएट करने के लिए, इसको एक्सप्लेन नहीं किया है बुक ने, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कि यहाँ पे बोला है कि ये ट्रेडिशनल तरीका है, ये ट्रेडिशनल तरीका है, ये ऑस्मोटिक तरीका है। ठीक है, इसको लिखते हैं कि ये एक ऑस्मोटिक तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है, इसी से पानी होगा एब्जॉर्ब। लेकिन इसको ऑस्मोटिक तरीके को लाने के लिए, इस ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को क्रिएट करने के लिए एनर्जी लगेगी। ठीक है, अब एनर्जी कैसे लगेगी वो भी बता देता हूं। अब ये रूट है, ये रूट है, ये रूट का हेयर है। ठीक है, रूट के हेयर के आजू बाजू में यहां पे मान लेते हैं सॉइल और पानी है। सॉइल में क्या है, मिनरल है। मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन क्या है यहाँ पे, कम। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस यहाँ पे लो है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रूट का, ये सेल है मान लेते हैं, यहाँ पे आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हाई है। आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कैसा है, हाई। रूट का सेल है यहाँ पे हाई है। अब ये लो आयन कॉन्सेंट्रेशन से हाई आयन कॉन्सेंट्रेशन में पहले आयन को बुलाता है। ठीक है, आयन अगर लो से हाई आएगा मतलब क्या रिलीज, क्या लगेगी यहाँ पे, एनर्जी, एटीपी। तो पहले मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं एक्टिवली। ठीक है, फर्स्ट किसका एब्जॉर्प्शन होता है, फर्स्ट मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है। फर्स्ट जो है, फर्स्ट मिनरल एब्जॉर्प्शन होता है। कैसा होता है, एक्टिवली। अब मिनरल आया, मिनरल आया मतलब यहां पे क्या हो गया, यहां पे मिनरल आया मतलब सोल्यूट बढ़ गया, सोल्यूट बढ़ गया, सोल्यूट बढ़ गया, पानी कम है तो पानी को कौन फॉलो करेगा, सोल्यूट बढ़ गया, पानी कम है तो पानी कम है तो पानी कहां से आएगा, पानी भी बाहर से आएगा। समझो, सोल्यूट अगर सेल में बढ़ गया तो सोल्यूट के पीछे पीछे पानी भी आएगा ना। एक सेल है, सेल में बहुत सारा सोल्यूट है, सोल्यूट के पीछे पीछे अब बाहर से कौन आएगा, पानी भी आएगा। तो पहले मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं एक्टिवली और फिर उसके पीछे पीछे पानी अपने आप ही आ जाता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, एटीपी का यूज हो रहा है। तो एक बार फिर से अभी थ्योरी पे आते, देखो क्या बोला है कि यहाँ पे बोला है कि भाई ऑस्मोटिक ट्रेडिशनल तरीके से हो रहा है, ट्रेडिशनल तरीके से हो रहा है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी है। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी है, बट सच एब्जॉर्प्शन डज नॉट डायरेक्टली रिक्वायर ऑन एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे टू क्रिएट ऑस्मोटिक कंडीशन देयर इज एन एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ऑस्मोटिक कंडीशन को क्रिएट करने के लिए एनर्जी एक्सपेंड कर यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली एनर्जी का यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि डायरेक्ट एनर्जी का यूज यहाँ पे नहीं हो रहा है, डायरेक्टली एनर्जी का यूज नहीं हो रहा है। मतलब एनर्जी को क्यों यूज किया जा रहा है, एनर्जी को यूज किया जा रहा है पहले मिनरल के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो मिनरल के एब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी को यूज किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, एंड इट इज फॉलोड बाय वाटर एब्जॉर्प्शन। इट इज फॉलोड बाय वाटर एब्जॉर्प्शन, है ना। वाटर एब्जॉर्प्शन से ये फॉलो हो रहा है अब इसके बाद। ठीक है, तो ये तो होगा। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा तरीका है भाई,
यहाँ पे बोला है कि पहले मिनरल एब्जॉर्ब होंगे फिर वाटर एब्जॉर्ब होगा, है ना। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, बुक में लिखा नहीं है, बुक में सिर्फ इतना बोला है कि भाई यहाँ पे ट्रेडिशनल वे में ही पानी जाएगा, अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो में जाएगा, ऑस्मोसिस होगा, ग्रेडियंट होगा, डीपीडी का सब कुछ सही है, लेकिन इस ऑस्मोटिक कंडीशन को क्रिएट करने के लिए हमको क्या लगेगी, एनर्जी। अब वो एनर्जी कैसे लगेगी, मिनरल के एब्जॉर्प्शन के लिए, मिनरल के पीछे पीछे पानी जाएगा, ठीक है। अ ग्रेडियंट ऑफ डीपीडी डेवलप फ्रॉम द सेल ऑफ एपिब्लेमा टू पेरीसाइकिल ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ लिविंग सेल। तो यहाँ पे वही है कि ग्रेडियंट डेवलप होगा डीपीडी का, मतलब आगे वाले सेल में डीपीडी हाई होगा, ठीक है। आगे वाले सेल में हमेशा डीपीडी क्या होगा, हाई। तो डीपीडी हमेशा लो डीपीडी से हाई डीपीडी में पानी का ट्रांसपोर्ट होगा। तो यहाँ पे भी वही हम देखेंगे, एपिब्लेमा सेल से लेके यहाँ पे कॉर्टेक्स के सेल से लेके एपिब्लेमा के सेल से लेके पेरीसाइकिल तक, ये पेरीसाइकिल तक यहाँ पे पूरा क्या होगा, पूरा यहाँ पे डीपीडी का ग्रेडियंट होगा। ये एपिब्लेमा सेल है और ये वाला पेरीसाइकिल का सेल है, यहां से लेके यहां तक डीपीडी का ग्रेडियंट होगा। मतलब इस सेल में डीपीडी हाई होगा, सॉरी ये जो सेल पानी दे रहा है इसका डीपीडी लो होगा, जो पानी ले रहा है उसका डीपीडी हाई होगा, ठीक है। डायग्राम से समझते हैं, जो सेल पानी दे रहा है उसका डीपीडी क्या होगा, हाई होगा। जो सेल पानी ले रहा है उसका डीपीडी क्या होगा, लो होगा, ठीक है। उल्टा बोल दिया मैंने, फिर से नहीं, बराबर उल्टा बोल दिया, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। जो सेल पानी देता है उसका डीपीडी जो है वो डीपीडी लो होता है, और जो पानी लेता है उसका हाई होता है। डीपीडी का मतलब होता है पानी की प्यास भाई, पानी की थर्स्ट। तो जिस सेल को पानी चाहिए उसका डीपीडी हाई होगा ना, और जो पानी दे रहा है उसका डीपीडी लो होगा। यहीं पे तो हमने बात करी थी अभी, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे पानी ज्यादा है डीपीडी कम है, यहाँ पे पानी कम है डीपीडी ज्यादा है, ठीक है। जिस सेल में पानी कम उसकी प्यास ज्यादा, ठीक है, डीपीडी ज्यादा। तो ये बात की, ठीक है, समझ लो एक बार। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अभी, अ ग्रेडियंट ऑफ डीपीडी डेवलप फ्रॉम सेल ऑफ द एपिब्लेमा टू पेरीसाइकिल। तो शुरू से लेके आखिरी तक ये ग्रेडियंट ऐसे ही होगा, ठीक है। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, कि भाई एक सेल में डीपीडी लो है तो दूसरे में हाई है, ये ग्रेडियंट वैसे ही होगा और पानी ऐसे ही जाते रहेगा, ठीक है। एज द प्रोसेस इज कंटिन्यूस, जैसे जैसे ये प्रोसेस कंटिन्यू होगी, ठीक है, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है। जैसे जैसे पानी अंदर जाएगा एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होगा जिसको हम रूट प्रेशर बोलेंगे। तो ऐसा ही हमने ऊपर अभी पढ़ा था, ये ऊपर हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे पानी अंदर जाएगा तो ये एक ऊपर के डायरेक्शन में एक प्रेशर क्रिएट होगा जिसको आप रूट प्रेशर बोलेंगे। तो ये प्रेशर क्रिएट होगा, इसको आप क्या बोलेंगे, रूट प्रेशर। तो ये रूट प्रेशर डेवलप होते जाएगा, ठीक है। दिस रूट प्रेशर फोर्सेस वाटर फ्रॉम पेरीसाइकिल टू जाइलम एंड देन अपवर्ड इन द स्टेम। तो यही रूट प्रेशर, अब ये रूट प्रेशर हर एक सेल में डेवलप होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ जाइलम में होगा, ये यहाँ पे भी डेवलप होगा, यहाँ पे बीच के सेल में, ठीक है। तो रूट प्रेशर, मान लो यहाँ से पानी आया, ठीक है, ये डायग्राम से समझते हैं, ये जो डायग्राम है इसमें देखो, हमने बोला यहां से पानी आया है ना, तो रूट प्रेशर यहां इन सेल में भी डेवलप होगा। ये सेल क्या करेंगे, पानी को फोर्स करेंगे जाइलम में, और एक बार जाइलम में गया तो जाइलम में तो रूट प्रेशर होगा ही होगा, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। नॉन ऑस्मोटिक मतलब कि भाई अब इसमें ऑस्मोसिस नहीं हो रहा, इसमें पानी हाई से लो नहीं जा रहा, पानी लो से हाई जाएगा। नॉन ऑस्मोटिक का मतलब क्या है, ऑस्मोटिक का मतलब हमने नीचे लिखा है, ठीक है। अब नॉन ऑस्मोटिक का भी लिख लेते हैं, है ना, लिखना ही चाहिए, नॉन ऑस्मोटिक भी लिख लेते हैं। नॉन ऑस्मोटिक का मतलब यहां पे हुआ लो वाटर से हाई वाटर, ठीक है। लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन से हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन में पानी मूव कर रहा है, मतलब नॉन ऑस्मोटिक तरीके से पानी का मूवमेंट हो रहा है। अब पानी का मूवमेंट नॉन ऑस्मोटिक तरीके से होगा, मतलब पानी के एब्जॉर्प्शन के लिए रूट क्या करेगा, डायरेक्टली एनर्जी यूज करेगा, कोई मिनरल विनरल का एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा। अब कि पहले तो भाई पहले मिनरल एब्जॉर्ब कर रहा था, पीछे पीछे पानी आ रहा था, है ना। अब इसमें ऐसा नहीं है, अब सीधा सीधा पानी को ही खींच लेगा एनर्जी खर्च करके, ले भाई एनर्जी ले, खींच ले पानी, ले भाई एनर्जी खींच ले पानी, है ना। तो ऐसा करेगा। ये थ्योरी किसने दी थी, क्रैमर। क्रैमर नाम का साइंटिस्ट था और थिमन नाम का साइंटिस्ट था, है ना। तो क्रैमर और थिमन नाम के साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी, 1959 में दी। ईयर याद रखना है, रख लो, है ना, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रपोज दिस थ्योरी, तो इन्होंने भी ये थ्योरी को प्रपोज किया, ठीक है। प्रपोज किया मतलब समझ जाओ, थ्योरी दी दुनिया के सामने, ठीक है। समटाइम्स द वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पे बोला है कभी कभी पानी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट एब्जॉर्ब होता है, मतलब लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन से हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन में एब्जॉर्ब होता है। अगर इसी को डीपीडी के रिस्पेक्ट में बोले तो हाई डीपीडी टू लो डीपीडी होता है, हाई डीपीडी टू लो डीपीडी होता है,
ठीक है। हाई डीपीडी टू लो डीपीडी होता है पानी, अगर पानी के वो इसके रिस्पेक्ट में देखो आप डीपीडी के, तो है ना, अगर कहीं पे पानी कम तो डीपीडी ज्यादा, कहीं पे डीपीडी ज्यादा तो पानी कम, उल्टा मतलब वो सेम ही है, मतलब बात तो सेम ही है, ठीक है। ये तो जोक हो गया नहीं, ठीक है, तू हारेगा और मैं जीतूंगा ऐसा, ठीक है। चलो देखो आगे, तो सच एब्जॉर्प्शन रिक्वायर्स एन एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे हमने बोला कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पानी अपने लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है, तो ऐसे में यहाँ पे एनर्जी का यूज होना है और डायरेक्ट यूज होना है, ठीक है। तो ऐसे एब्जॉर्प्शन में यहाँ पे लिखा है सच एब्जॉर्प्शन रिक्वायर्स एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, डायरेक्टली, है ना, रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज हुई डायरेक्टली चाहिए। पुअर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिटार्ड वाटर एब्जॉर्प्शन। अब ऐसे कंडीशन में अगर प्लांट को ऑक्सीजन कम दो, ऑक्सीजन कम देने से क्या होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा, ठीक है, समझो। प्लांट को ऑक्सीजन नहीं दोगे तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी तो प्लांट का वाटर एब्जॉर्प्शन अफेक्ट हो जाएगा, प्लांट पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा प्रॉपरली, है ना। तो मोर एवर लो टेम्परेचर रिटार्ड वाटर अपटेक। अब लो टेम्परेचर भी क्या करेगा, वाटर का अपटेक रिटार्ड करेगा। अब आप बोलोगे लो टेम्परेचर क्यों, ऑक्सीजन नहीं होना, समझ में आता है। अब ऑक्सीजन नहीं होगा तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, लो टेम्परेचर होगा तो एंजाइम काम नहीं करेगी, रेस्पिरेशन की रिएक्शन में बहुत सारी एंजाइम चाहिए और एंजाइम को काम करने के लिए एक टेम्परेचर चाहिए। अगर टेम्परेचर कम होगा, हम फ्रिज में खाना क्यों रखते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर एंजाइम होती है, वो काम नहीं करती तो खाना खराब नहीं होता, बराबर है, ठीक है। तो नेक्स्ट वही चीज बोल रहे हैं कि भाई हमारे बॉडी में भी रिएक्शन को करवाने के लिए एंजाइम चाहिए, एंजाइम को होने के लिए टेम्परेचर चाहिए। अगर लो टेम्परेचर दे दोगे प्लांट को तो यहाँ पे पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि रेस्पिरेशन नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है एक्टिव एब्जॉर्प्शन कब अफेक्ट होगा, नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन कब अफेक्ट होगा। पहली चीज, जब आप ऑक्सीजन ना दो, रेस्पिरेशन नहीं होगा। दूसरी चीज, जब आप लो टेम्परेचर दो। तीसरी चीज, जब रेस्पिरेशन को आप रोक दो, इनिबिट कर दो। तो यहां पे बोला है डिक्रीज इन द यूज ऑफ मेटाबॉलिक इनिबिटर। तो ऐसे कोई इनिबिटर, कोई ऐसी चीजें आप यूज करो जिससे रेस्पिरेशन रुक जाए, ठीक है। तो ऐसे मेटाबॉलिक इनिबिटर यूज करो जो रेस्पिरेशन को रोक दे। ऑल्सो रिटार्ड द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, दस होल वाटर अपटेक। तो अगर कोई ऐसे इनिबिटर यूज करेंगे जिससे मेटाबॉलिज्म यानी रेस्पिरेशन अफेक्ट होगा, तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी, वाटर अपटेक नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, सबसे पहले हमने ये देखा कि पानी का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो पानी का एब्जॉर्प्शन दो तरीके से होता है, पैसिव और एक्टिव। पैसिव में हमने देखा ट्रांसपिरेशन पुल एक ड्राइविंग फोर्स होता है, पानी रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन रूट खुद उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करते, पानी अपने आप ऑस्मोटिकली मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूजन ग्रेडियंट के साथ ट्रांसपोर्ट हो जाता है, डीपीडी के साथ, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा हमने बोला पैसिव एब्जॉर्प्शन हो गया। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में देखो क्या बोला हमने, एक्टिव एब्जॉर्प्शन में एनर्जी लगती है। यहाँ पे हमने बोला एक तरीका ऑस्मोटिकली है, लेकिन ऑस्मोटिकली कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। एनर्जी कहाँ यूज करेंगे, मिनरल एब्जॉर्प्शन में, मैंने बताया। दूसरा हमने बोला कि भाई यहाँ पे बाकी सारी चीजें सेम ही होगी, पानी हमेशा अपने हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा, रूट प्रेशर बनेगा, सब कुछ सेम होगा, ठीक है। नॉन ऑस्मोटिकली में थोड़ा अलग होगा। नॉन ऑस्मोटिकली में पानी अपने लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा, हाई डीपीडी टू लो डीपीडी में जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज हमने यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बोली कि इसमें एटीपी एनर्जी डायरेक्टली इन्वॉल्व है, डायरेक्टली, ठीक है। अगर आप किसी भी तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं देते, ऑक्सीजन का सप्लाई रोक देते हो तो रेस्पिरेशन रुकेगा, एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आप अगर टेम्परेचर लो कर देते हो तो रेस्पिरेशन रुक जाएगा, पानी का एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा। तीसरा, अगर आप रेस्पिरेशन को रोक देते हो एनी काइंड ऑफ मेटाबॉलिक इनिबिटर, जैसे कि KCN नाम से एक इनिबिटर होता है, या आप साइनाइड बोल सकते हो, साइनाइड एक इनिबिटर होता है, ठीक है। तो इन इनिबिटर से क्या होता है कि रेस्पिरेशन रुक जाता है, रेस्पिरेशन नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। कौन सा, एक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो लेक्चर खत्म हो जाता है। आई होप ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना, धड़ल्ले से शेयर कर दीजिए, ठीक है। और ऐसे ही हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए, खुश रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।